So let us move ahead with next question. अगला क्वेश्चन नंबर 41. The sigma of a material, मतलब Poisson's ratio is 0.2. If the longitudinal strain of 4 into 10 raised to minus 3, तो longitudinal strain दिया है 4 into 10 raised to minus 3. By what percentage will the volume change? What is the change in volume? Percentage change in volume पूछा है. तो आपके पास दो ही पैरामीटर्स है, एक है longitudinal strain और एक है आपके पास sigma, right? So you have sigma value and you have longitudinal strain. तो कैसे फाइंड करोगे व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम? परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे? हाउ विल यू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ वायर? AL. What is A? So what is delta V by V? 2 delta R by R plus delta L by N with a small correction. माइनस. अभी माइनस क्यों आया? नॉर्मली फॉर्मूला में माइनस नहीं आता, यहाँ क्यों आया? क्योंकि जब वायर का लेंथ बढ़ेगा तो उसका थिकनेस मतलब रेडियस कम होगा. तो यू ऑलवेज हैव टू इमेजिन व्हेन यू अप्लाई अ लोड ऑन द वायर, तो जब आप वायर पे लोड अप्लाई करते हो तो क्या होता है? थिकनेस कम होता है और लेंथ बढ़ता है. तो नेगेटिव साइन हियर इंडिकेट दैट द थिकनेस इज डिक्रीजिंग. तो अब अगर परसेंटेज बोला है तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे दोनों साइड से, तो वो कर लेंगे हम लोग. मल्टीप्लाई बाय 100 हम करेंगे बाद में. लेकिन लेकिन यू हैव टू थिंक कि आपके पास सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिया हुआ है, मतलब डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू दी है कितनी? 1 to 10 raised to minus 3. And you don't have what is delta R by R. तो कैसे फाइंड करोगे डेल्टा R by R? सिग्मा. Sigma is lateral strain upon longitudinal strain. So sigma is delta R by R upon delta L by L. तो यहाँ से आपको डेल्टा R by R मिल जाएगा, सिग्मा डेल्टा L by L. इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना. Therefore, from equation number 1 and 2, what you will have is delta V by V equal to minus 2 डेल्टा R by R की जगह पे सिग्मा डेल्टा L by N प्लस डेल्टा L by N. Then therefore you have delta V by V equal to, क्या कॉमन निकला? डेल्टा L by L 1 minus 2 सिग्मा. बन गया फॉर्मूला. डेल्टा L by L is 4 into 10 raised to minus 3. 1 minus 2 into 0.2, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू 0.2 थी. 0.4, 1 में से 0.4 गया तो 0.6 into 4, तो इतना हो गया 2.4 into 10 raised to minus 3. ये फ्रैक्शनल चेंज. आपको परसेंटेज चेंज पूछा है. हाउ डू यू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज? मल्टीप्लाई बाय 100. तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो. तो 2.4 into 10 raised to minus 3 into 100 मतलब 10 raised to minus 1. तो 10 raised to minus 1 इसको दे देंगे तो 0.24%. 0.24% ऑप्शन नंबर सी. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. A wire 1 meter long, मतलब लेंथ ऑफ वायर दिया आपको, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm स्क्वायर, एरिया की वैल्यू दे दी, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी हुई है 1.2 into 10 raised to 11 पास्कल. फाइंड द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग इट बाय 2 mm. वर्क डन फाइंड करना है. तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? L, A, Y और डेल्टा L, ये सब आपके पास है. आपको क्या पूछा है? वर्क डन. व्हाट इज वर्क डन? हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन. ओके, अभी डेल्टा एल बोलो या स्मॉल एल बोलो, आपकी मर्जी है. तो ठीक है, गुड. तो व्हाट यू डोंट नो इज फोर्स. सिंपल. तो फोर्स के सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो यंग मॉडुलस इज एफ एल बाय ए स्मॉल एल. तो व्हाट विल बी एफ वाई ए स्मॉल एल बाय कैपिटल एल. तो ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो therefore from 1 and 2
Therefore, from equation number 1 and 2, you will get work done equal to half F. F is YAL by capital L और साथ में और एक L, तो क्या बन जाएगा L square. So now you have all the values. एरिया की वैल्यू कितनी थी 1 mm स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मिलीमीटर 10⁻3, उसका स्क्वायर 10⁻⁻6. व्हाट इज चेंज इन लेंथ? व्हाट इज चेंज इन लेंथ? 2 mm, मतलब 2 into 10⁻3. व्हाट इज ओरिजिनल लेंथ? 1 मीटर. टोटल इनिशियल लेंथ इज 1 मीटर. 2 2 हो गया, कैंसल. बराबर, करेक्ट है ना? स्क्वायर है, वेरी गुड. तो ये यहाँ पे ये आएगा, कितना आएगा 4, और ये कितना होगा -6. वेरी गुड. तो ये 1 और ये आ गया 2. 1.2 into 2 2.4 हो गया, आंसर खत्म है ना. 11 और ये -12 है. हाँ, तो 10⁻⁻1 बचेगा ना. हाँ, तो आंसर क्या आएगा 0.24. 0.24 होना चाहिए. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी गुड. तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व ऑलरेडी किया है, लेकिन वो जो क्वेश्चन था वो फॉर्मूला के फॉर्म में ऑप्शन थे. यहाँ पे आंसर न्यूमेरिक है, नंबर है मतलब. तो मेथड सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लो. ईच वायर इन फिगर, तो 2 वायर है ए और बी. तो ईच वायर इन फिगर हैज क्रॉस सेक्शन ऑफ 5 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है, उसको से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यंग होल्डर दिया हुआ है 20 × 10⁻11 पास्कल, मतलब स्टील का वायर है वो. PQ and R have mass 3 kilogram each. Find the strain developed in A. A वायर में कितना स्ट्रेन डेवलप हुआ ये पूछा है. Assume the surface to be smooth. सरफेस स्मूथ होना मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन. पिछले केस में अगर आपको याद होगा ना, ये वायर 1 बोला था, इसको वायर 2 बोला था. और हमको पिछले केस में पूछा था व्हाट इज द स्ट्रेन इन वायर 2. यहाँ पे किसने पूछा है वायर 1. तो आंसर थोड़ा सा चेंज होगा, फॉर्मूला चेंज होगा मतलब. तो फॉर्मूला में क्या चेंज होगा वो भी देख लो. तो द अप्रोच विल रिमेन सेम. अप्रोच एग्जैक्टली वही है जो पहले था. तुम क्या फाइंड करना है, स्ट्रेन. यंग मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो स्ट्रेन क्या आ गया स्ट्रेन, डेल्टा एल वाई क्या आएगा, एफ अपॉन ए वाई. डेल्टा एल वाई को वहां शिफ्ट कर दिया, ए डिनोमिनेटर में वाई डिनोमिनेटर में. हाँ, एफ अपॉन ए वाई. तो एफ अपॉन ए वाई. एरिया दिया है आपको, यस. वाई दिया है आपको, यस. क्या नहीं पता, मतलब टेंशन. तो मैंने कल ही आपको बताया था, फोर्स मतलब टेंशन मतलब मास विच इज बिहाइंड दैट वायर इनटू नेट एक्सेलरेशन. यहाँ पे ए वायर के पीछे कितना मास है, पी. पी मतलब बेसिकली 3. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 3 किलोग्राम. और नेट एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते कल बताया था मैंने, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. तो मैं काम करता हूं, इसको सिर्फ मास ऑफ पी ब्लॉक लिखता हूं. दैट्स इट, मास ऑफ पी. व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स आरजी, mrg, mass of r into g. What is total mass? mt plus mq plus mr. करेक्ट. ये तो g/3 ही आएगा, मैंने कल ही तुमको बता दिया था. एक ही ब्लॉक हैंगिंग है, टोटल कितने ब्लॉक है 3, तो ये g/3 ही आता है. तो यू हैव वेस्टेड योर टाइम. तो वहां पे टाइम वेस्ट करना नहीं था तुमको. वो जी देखो आता है कि नहीं g/3 देख लेना आप. ये मास ऑफ P कितना है 3, ये कितना है 3, जी 3 + 3 + 3 9. कितना आ गया g/3, राइट. तो वो g/3 आने वाला था. तो T = ये 3 3 भी हो गया,
आंसर तो क्या हो गया जी। करेक्ट। ओके, पक्का। तो ये अभी सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू एफ। एफ मतलब टेंशन मतलब जी अपॉन ए वाई। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड सॉल्व। आई विल टेक जी वैल्यू एज 10। ए कितना है 5 इंटू 10⁻⁻³ लेकिन वो सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में -4 और होगा मतलब 7। व्हाट इज द आंसर? 20 10⁻11। वेरी गुड। 5 इंटू 2 10। 10 और 10⁻11 12। 12 में से 7 गए 5। 5 5 ऊपर गए -5। तो कितना है -4। बराबर। देखो देखो 10⁻⁻4 है क्या? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो होपफुली हो गया सबका। अगला क्वेश्चन। A steel wire of uniform cross section of 1 meter square is heated to 70 degree and stretched by tying its two ends rigidly. What is the change in the tension of the wire when the temperature falls from 70 degree to 35 degree? Coefficient of linear expansion is 1.1 into 10⁻⁻5 per degree Celsius and Young's modulus is 2 into 10⁻11. तो क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक स्टील वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया है 1 मीटर स्क्वायर। उसको तुमने हीट कर दिया 70 डिग्री से, मतलब चेंज इन टेम्परेचर 70 डिग्री। क्योंकि जब तुमको इनिशियल टेम्परेचर नहीं बोला होता है, डायरेक्टली बोला होता है कि हीटेड टू 70 डिग्री, तो इनिशियल टेम्परेचर तुम 0 डिग्री लेते हो। If temperature initial is not given to you, then in that case initial temperature is by default taken to be 0 डिग्री। तो फाइनल कितना है 70। डिफरेंस कितना है 70। 70 माइनस 0। और उसको स्ट्रेच किया बाय टाइंग इट्स टू एंड रिजिडली। स्ट्रेच किया, ऊपर से बांध दिया नीचे से बांध दिया, ऐसा उसका मतलब है। अब जब टेम्परेचर फॉल होगा, जब टेम्परेचर कम होता है तो एक्सपांशन होता है कि कंप्रेशन होता है? कंप्रेशन, श्रिंक होता है। तो तुमने तो वायर को बांध के रखा था, टेम्परेचर कम कर दिया तो वायर श्रिंक होने का कोशिश करेगा। और कोशिश करेगा, हो पाएगा क्या? लेकिन नहीं, तो क्या होगा टेंशन आएगा। तो वही पूछा है। तो जब टेम्परेचर फॉल हुआ तो टेंशन में कितना चेंज हुआ, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। तो पहले केस में जो टेंशन था उससे ज्यादा टेंशन सेकंड केस में आने वाला है, दैट इज द आइडिया। तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे? इसके दो मेथड्स हैं, मतलब दोनों सिमिलर ही है, सिर्फ समझने का तरीका अपना अपना होता है। y दिया है, अल्फा दिया है, डेल्टा टी दिया है आपको, और एरिया दिया है। डू यू रिमेम्बर? डू यू रिमेम्बर हमने एक क्वेश्चन था जिसमें लिखा था डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी, which means delta L equal to alpha L delta T, which means delta L by L equal to alpha delta T. So case 1, y equal to f by a upon delta L by L। तो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा यहां से, f इक्वल टू y a डेल्टा एल बाय एल। कुछ नहीं, ए को शिफ्ट कर दिया, डेल्टा एल बाय एल को शिफ्ट कर दिया। ये है टेंशन। ये क्या है? टेंशन। लेकिन व्हाट इज डेल्टा एल बाय एल? अल्फा डेल्टा टी। तो टेंशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? वाई ए अल्फा डेल्टा टी। करेक्ट। अब इसके आगे आप शॉर्टकट भी कर सकते हो, या फिर व्हाट यू कैन डू इज आप बोल सकते हो कि टेंशन इन द फर्स्ट केस इज इक्वल टू वाई ए और अल्फा अल्फा डेल्टा टी वन, क्योंकि पहले केस का जो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 70 है, तो टी वन आ जाएगा 70, ये 70 वाई ए और अल्फा। टी टू आएगा वाई ए अल्फा डेल्टा टी टू। दूसरे केस में टेम्परेचर डिफरेंस कितना था 35, तो टी टू क्या आएगा 35। 35 यस, वाई
A alpha. So what will be the difference in the tension? T1 minus T2. हाँ ठीक है, T2 minus T1 जो भी करना है, मैंने यहाँ पर T1 पहले लिखा हुआ बड़ा है तो मॉड डाल दो, करेक्ट। ओके, तो this is equal to 70 YA alpha minus 35 YA alpha. तो 35 YA alpha. अब सोचो अगर मुझे स्टेप्स बचाने होते, दोनों केसेस में एक टेम्परेचर कॉमन है 70, तो मैं क्या करता, मैं डायरेक्टली लिख देता चेंज इन टेंशन। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन कम करने के लिए ये क्या लिखा तुमने, चेंज इन टेंशन, और ये क्या था, चेंज इन टेम्परेचर। तो सिर्फ तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए मैं इसको स्मॉल टी लिख देता हूँ, जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन टेंशन एंड टेम्परेचर। डन। तो बाकी कोई रीजन नहीं है उसका, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। ओके, तो हो गया कंफ्यूजन खत्म। अब सपोज मेरे को ये सब स्टेप्स नहीं करने होते तो मैं क्या करता, चेंज इन टेंशन ना, चेंज इन टेंशन उसको डायरेक्टली लिखता मैं, ये फॉर्मूला था y a अल्फा, क्या था, डेल्टा टी। मैं डेल्टा टी को डायरेक्ट लिख देता 70 माइनस 30। देखो क्या आता है 35 y अल्फा, और इधर क्या आया 35। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब दोनों केस में एक टेम्परेचर सेम है। डायरेक्टली तुम करो तो ये ध्यान रखना, क्योंकि दोनों में 70 था, इसके लिए ऐसा कर सके, नहीं तो नहीं करते आएगा। इसलिए 35 इंटू व्हाट इज y वैल्यू 211। एरिया एरिया इज 1, वेरी गुड, हमारा काम सिंपल कर दिया। एंड व्हाट इज अल्फा 1.1 इंटू 10 माइनस 5। ओके, बराबर, पक्का। इज देयर नॉट समथिंग मिसिंग हियर? सब बराबर है? श्योर श्योर, देख लो। हाँ, एवरीथिंग करेक्ट, पक्का ना? चलो देखते हैं फिर। अब हाँ तो बोल रहे हो, देखते हैं। 10⁻11 और 10⁻−5, 10⁻6, 10⁻6, 70 और ये 1.1, तो 770। हाँ 77 तो आएगा, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ क्या मिसिंग है, वैल्यू में प्रिंटिंग एरर है, तो बताओ करेक्शन कहाँ आना चाहिए। देखो क्या होता है ना, कभी कभी यू शुड ऑल्सो बी एबल टू आइडेंटिफाई कि प्रिंटिंग एरर कहाँ हो सकता है एरिया में। इट शुड बी 1 mm स्क्वायर। तुमने कभी देखा है ऐसा वायर 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का? डू यू इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज 1 मीटर स्क्वायर? तो 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे वायर में हो सकता है? 1 मीटर स्क्वायर, इट इज टू बिग वायर, तो 1 mm होना चाहिए, mm। So what is 1 mm square in meter square? 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 अभी परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो 10⁻11 और -11 गया गया, 70 और 1.1, 70 और 1.1, तो ये 77, वहां से 77 मिलता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑलवेज रिमेंबर, समटाइम्स कभी कभी आपको ऐसा कोई प्रिंटिंग मिस्टेक दिखे तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई ऐसा कौन सा वायर है 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं हो सकता ना, जस्ट टू बिग। 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर बाय 1 मीटर, 1 मीटर बाय 1 मीटर में उसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर मान के चल रहा है। आई एम नॉट टेकिंग सर्कुलर, इमेजिनेशन डिफिकल्ट जाता है अदरवाइज। तो 1 मीटर बाय 1 मीटर, 1 मीटर इज रफली रफली 3 फीट, 3 फीट बाय 3 फीट, इतना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं होता है किसी वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, too simple again. A metallic wire is stretched by suspending a weight to it. तो हमने एक वायर के नीचे एक वेट लगा दिया। If beta is the stress produced, beta मतलब stress मतलब force per unit area,
Okay, and why is Young's modulus of elasticity? The potential energy stored per unit volume in the wire is, simple question है, अगर आपको याद होगा, potential energy is half load into extension. Potential energy per unit volume हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन कैसे आता है? वो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ. वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर इज अ सिलेंडर, तो एरिया इंटू लेंथ. एफ बाई ए इज स्ट्रेस, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल इज स्ट्रेन, और इसको हम नोट करते हैं स्मॉल यू, और इसको बोलते हो एनर्जी डेंसिटी. तो ये आ जाता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. लेकिन क्वेश्चन में हमको स्ट्रेस कितना है ये बताया है, स्ट्रेन नहीं. इसका मतलब मुझे इस फॉर्मूला से स्ट्रेन को हटाना पड़ेगा. तो डू यू नो Young's modulus is stress upon strain. So what will be strain? Stress by y. Okay. So you will have strain equal to stress upon y. So therefore energy density बन जाएगा half stress into strain. What is strain? Stress upon y. So stress square upon y. हो गया कुछ खत्म हो गया. स्ट्रेस को क्या बोला इन्होंने? बीटा. तो बीटा स्क्वायर अपॉन 2y. बीटा स्क्वायर अपॉन 2y, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. डन. तो अगला क्वेश्चन. टू वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल. मटेरियल से मतलब क्या? सेम. यंग्स मॉड्यूलस हैव द सेम वॉल्यूम. वॉल्यूम भी कांस्टेंट है. वेरी गुड. वॉल्यूम भी कांस्टेंट है. However, wire 1 has cross sectional area A and wire 2 has cross sectional area 3A. तो area same नहीं है. If the length of wire 1 increases by delta x, मतलब change in length of first wire is delta x, on applying force F, how much force is needed to stretch the wire by same amount? इलास्टिसिटी के सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था, एक चीज हमें याद रखना, क्या क्या पैरामीटर सेम है वो देख लो. सेम मटेरियल मतलब वायर सेम वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज आल्सो कांस्टेंट इन दिस केस. उसके बाद स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट मतलब चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल या स्मॉल एल इज आल्सो सेम. तो ये सारे क्या है? कांस्टेंट्स. ओके गुड. देन फोर्स इन द फर्स्ट केस इज F1, फोर्स इन सेकंड केस इज पूछा है. Area in the first case is A and area in second case is 3A. So what will you do here? Young's modulus equal to FL upon A delta N. Correct? अब इसके आगे जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, किसकी इंफॉर्मेशन नहीं है? L की. Y तो सेम है ना? Y सेम है, यस. डेल्टा एल सेम है, यस. एक फोर्स दिया है, यस. एरिया दिए है, यस. तो पूरे क्वेश्चन में क्या नहीं मेंशन था? एल. तो उसको एलिमिनेट करना पड़ता है. ये जनरल प्रोसेस है फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने का. जिस पैरामीटर की इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास नहीं है, या तो फाइंड करो. नहीं हो सकता फाइंड. क्यों नहीं हो सकता? एक इक्वेशन दो अननोन कैसे सॉल्व करोगे? पूछा भी एफ है, एफ इज अननोन और एल इज आल्सो अननोन, तो यू कैन नॉट सॉल्व. तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा. एलिमिनेट करने के लिए व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वायर? तो व्हाट इज एल? वॉल्यूम बाय ए. इसको फिर यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो क्या होगा. y इक्वल टू एफ वॉल्यूम अपॉन ए, और ए ऑलरेडी था तो ए स्क्वायर डेल्टा एल. अब बताओ क्या क्या कांस्टेंट है? हाँ, y b डेल्टा एल. तो फिर f and a square are directly proportional. So therefore f is proportional to a square. Since बाकी सारे के सारे f v delta l are constants. तो हो गया. So what is f2 by f1?
A2 बाय A1 का स्क्वायर। A2 कितना है 3A और A1 कितना है A, इसका क्या है स्क्वायर, A कैंसल, तो F2 बाय F1 कितना आया 9, तो F2 कितना आ गया 9F1, दैट इज 9F, ऑप्शन नंबर डी। तो रिमेंबर ऑलवेज एलिमिनेट व्हाट यू डोंट नो। तो L पता नहीं था तो हमने उसको इक्वेशन से एलिमिनेट कर दिया, तो that is how you can find out proportionality between force and area. अगला क्वेश्चन, you know what is वो जो कैटापल्ट, हाँ बुलेट में गुलेल, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट इट इज कॉल्ड, और हमारी भाषा में तो गुलेल ही बोलते थे। तो द रबर कॉर्ड कैटापल्ट, रबर कॉर्ड कैटापल्ट मतलब वो जो गुलेल तुम यूज करते हो, तुम मतलब इंडिविजुअल ह्यूमंस, नॉट यू एज इन यू। तो rubber cord catapult has a cross sectional area 1 mm square and total unstretched length 10 centimeter। अनस्ट्रेच मतलब जब तुमने उसको स्ट्रेच नहीं किया तब, और अगर आपको उसका स्ट्रक्चर अच्छे से पता होगा, यू शुड नो, देखा तो होगा ही उसको, ऐसा वायर होता है और वायर के बीच में यू हैव समथिंग लाइक दिस, जिसमें तुम पत्थर वत्थर फंसाते हो और फिर उसको खींचते हो। अनस्ट्रेच्ड मतलब जब तुमने स्ट्रेच नहीं किया, अब तुम स्ट्रेच करोगे तो लेंथ बढ़ेगा, तो आगे बोला होगा इट इज स्ट्रेच टू 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज चेंज इन लेंथ 2 सेंटीमीटर, एंड देन रिलीज टू प्रोजेक्ट अ स्टोन ऑफ मास 5 ग्राम। तो 5 ग्राम के स्टोन को प्रोजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, तो इट स्टार्ट मूविंग। टेकिंग यंग्स मॉड्यूलस y of rubber as 5 to 10 raised to 8 Newton per meter square, the velocity of projection will be, velocity of projection will be। तो सबसे पहले तो ये बताओ क्वेश्चन समझा है क्या, यस और नो। तो हमारे पास एक रबर कॉर्ड कैटापल्ट है, अनस्ट्रेच लेंथ, क्योंकि उसमें वायर होता है मतलब इलास्टिक रबर होता है बेसिकली, तो उसका अनस्ट्रेच लेंथ 10 सेंटीमीटर, उसमें तुमने एक स्टोन फंसा दिया 5 ग्राम का शायद, फिर उसको तुमने खींचा और छोड़ दिया। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, ऐसा उसका मतलब है। तो बताओ क्या करेंगे। नो, इनिशियल वेलोसिटी तो पूछा है, वेलोसिटी प्रोजेक्शन मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है। अगर इनिशियल जीरो कर दूंगा तो स्टोन आगे क्यों जाएगा। नो, यस, एनीवन एल्स। चलो मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ, शायद समझ में आ जाएगा, ऐसा आ ही जाना चाहिए। व्हाट इफ लेट अस से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था जो ग्राउंड पे था, एट रेस्ट, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। अब मैं उसको ऊपर उठा के लाया, मतलब मैंने उसको मोशन में लाया, राइट, मतलब वर्क डन किया इन शॉर्ट। इज डज दिस हैव पोटेंशियल एनर्जी नाउ, यस। नाउ व्हाट इफ आई रिलीज इट, पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है काइनेटिक में। अब सोचो तो वो जो रबर कॉर्ड कैटापल्ट था, जब तुमने उसको स्ट्रेच किया तो वर्क किया, जैसे इसको उठाने में वर्क हुआ वैसे इसको स्ट्रेच करने में वर्क हुआ। जैसे ऑब्जेक्ट को उठा के ग्राउंड से हाइट पे लेके जाने में वर्क किसमें कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो कैटापल्ट को स्ट्रेच करने में जो वर्क होता है किसमें कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया था, तो वही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक में। तो जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा, काइनेटिक में। तो ऑल यू नीड टू नो इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैटापल्ट is getting converted to kinetic energy of the stone, right? So conservation of energy apply करना था in short. Now I know, of course, you remember what is the potential energy, जिसको तुम strain energy बोलते हो, half force into change in length, मतलब basically extension. Okay, what is kinetic energy? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ तो गया, तो एफ डेल्टा एल इक्वल टू एम वी स्क्वायर, तो वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ डेल्टा एल बाय, करेक्ट,
एम तो पता है 5 ग्राम, डेल्टा एल पता है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इनिशियल लेंथ था 10, फाइनल लेंथ था 12, तो डिफरेंस इज 2। फोर्स यू डोंट नो, लेकिन यंग्स मॉड्यूलस तुमको दिया है, तो व्हाट यू कैन डू फ्रॉम हियर इज फाइंड आउट व्हाट इज फोर्स। तो y इक्वल टू एफ एल अपॉन अपॉन ए डेल्टा एल, सही है। तो फिर बताओ 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 व्हाट इज एफ, वाई ए डेल्टा एल बाय एल, करेक्ट। सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं यहाँ पे, आई विल सब्स्टिट्यूट दिस ईयर, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई वाई ए डेल्टा एल मतलब डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल, करेक्ट। तो just look, if you know what is delta L, yes. If you know what is L, yes. You know what is A? A दिया है, A 1 mm square. Do you know what is Y? Yes. तो हो जाएगा सॉल्व। डेल्टा एल का स्क्वायर है ना, रूट से बाहर निकाल, हाँ एम आएगा ना। एम कहाँ जाएगा, एम को भी तो आना पड़ेगा, ओके। तो वाई ए अपॉन अपॉन एम एल बन गया फॉर्मूला, हो गया, डन। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, व्हाट इज डेल्टा एल, 2 सेंटीमीटर, 2 into 10 raised to -2, 12 minus 10, under root of y, what is y, 5 into 10 raised to a 1 mm square, 1 mm square 10 raised to -6, मास 5 ग्राम था, तो 5 into 10 raised to -3, l 10 सेंटीमीटर था, तो 10 into 10 raised to -2, क्लियर, पक्का पक्का, कैंसल कैंसल, हो गया। ऊपर 10⁻² है, नीचे कितना है, 10⁻, माइनस, अरे थोड़ा जोर से बोले, -4, तो 10⁻6 उसका रूट 10⁻3 बराबर, ये 10⁻² था, और इस 10⁻², 10⁻+3 10, तो कितना आना चाहिए, 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जोक, द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ for wires of two materials A and B are shown in figure. If YA is Young's modulus of A and YB is Young's modulus of B, then what is the relation between YA and YB? सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको तो पता ही होना चाहिए व्हाट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ, व्हाट डू मीन द, हाँ tan थीटा सही है, y by x, तो कभी भी याद रखना स्लोप ये होता है tan थीटा और ये होता है dy by dx, मतलब y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। इसका मतलब अगर मैं x1 y1 को 0 0 ले लूं क्योंकि ओरिजिन पे है, तो यही स्लोप बन जाएगा y2 by x2, मतलब y by x, करेक्ट, यहाँ तक क्लियर। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपको पता होना चाहिए, और मैंने 4-5 बार बताया अभी तक ये tan थीटा कहाँ से आता है, पता है कैसे आता है, हाउ इज स्लोप इक्वल टू tan थीटा, हाँ y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, मतलब ऐसा है कि अगर मैं सपोज मैं ऐसा एक लाइन ले लेता हूँ, सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 थे, यहाँ पे x2 y2 थे, बराबर। तो ये जो सामने वाला साइड है ये हो गया y2 minus y1, क्योंकि ये y2 था और ये y1 था, ये x1 है और ये x2 है, तो ये जो साइड है ये हो गया x2 minus x1, और ये एंगल है थीटा, और tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, दैट इज नथिंग बट स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा। अभी देखो ऐसा है, स्लोप होता है tan थीटा है y by x, इधर y कौन है, स्ट्रेस, therefore slope equal to stress, और x कौन है, स्ट्रेन, लेकिन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कौन होता है, यंग्स मॉडुलस, बराबर। आपको क्या पूछा था, रिलेशन पूछा है, बराबर रिलेशन पूछा है ना, पक्का।
तो what will be Young's modulus for a wire, slope of a wire मतलब कितना आएगा, tan of theta a. What is a का एंगल 60. What is tan of 60? √3. पक्का? Yes. Similarly, what will be Young's modulus or b, tan of theta b? What is theta b? कितना है 30. What is tan of 30? 1/√3. तो अगर मैं वाई ए और वाई बी को कर दूं डिवाइड, ओके, तो √3/1/√3, ये √3 आएगा ऊपर तो कितना आएगा 3. तो व्हाट इज वाई ए? 3 टाइम्स ऑफ वाई बी. तो देखो ऑप्शन डी, वाई ए 3 टाइम्स ऑफ वाई बी. अगला क्वेश्चन, the ratio of diameters of two wires of same material मतलब Young's modulus सेम है और diameter का ratio n:1 दिया हुआ है. The length of each wire is 4 meters. ये भी अच्छा है. Initial length is same. On applying the same load, ये भी अच्छा है, load भी same. The increase in length of thin wire will be. अच्छा अब देखो क्या क्या सेम है. Young's modulus सेम है, लेंथ सेम है, और क्या सेम है, और क्या सेम है, सेम लोड है, मतलब एफ भी सेम है. तो ये सब क्या हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए. आपको दिया क्या है, रेशियो ऑफ डायमीटर मतलब रेशियो ऑफ रेडियस बेसिकली. ओके, और आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ थिन वायर. तो थिन वायर का लेंथ ऑफ इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा, इंक्रीज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल. तो व्हाट इज यंग मॉडल्स का फॉर्मूला, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल. तो व्हाट विल बी डेल्टा एल, FL upon AY. FLY constant. मतलब डेल्टा L is proportional to 1/A, but A itself is proportional to D square. R से मतलब D square. Pi R square मतलब pi D square by 4. Simple. Okay. क्योंकि रेशो डायमीटर का दिया तो डायरेक्टली मैं डायमीटर में लिख लिया मैंने. तो फिर मेरे को बताओ डेल्टा L1 by डेल्टा L2 क्या आएगा, d2 by d1 square. बराबर, करेक्ट. What is d1 by d2? What is d1 by d2? 1 by n की n:1. ये क्या आएगा, डेल्टा L1 by डेल्टा L2 इज 1 by n का स्क्वायर. तो आंसर या तो n²1 आएगा या तो 1:n². सिंपल. हाँ तो तुम सोचो ना, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे. रेशो क्या है, हाँ तो रेशो क्या है बराबर, और n की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 1 बोली है, मतलब d1 क्या हो गया n/d2, लेकिन n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1 2 मान लो 2, तो d1 क्या आएगा 2d2. तो कौन थिन कौन थिन, d2 इज थिन, d1 इज थिक. तो थिन कौन सा है, सेकंड वायर. तो रेशो क्या पूछा है तुमको,2:1. तो 2:1. तो डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा L1 इक्वल टू n²/1. तो n² टाइम्स तो है ना आंसर, करेक्ट, पक्का. ये जो रेशो है ये n था और n की वैल्यू 1 से बड़ी थी. n की वैल्यू 1 से बड़ा होना मतलब d1 थिक होना और d2 थिन होना. अगर n की वैल्यू लेस देन 1 दिया हो, n की वैल्यू लेस देन 1 बोला हो, तो d1 is thin and d2 is thick. अगला क्वेश्चन, यूनिफॉर्म मेटल रॉड of 2 mm² क्रॉस सेक्शन is heated from 0 to 20. हमारे पास एक मेटल रॉड है जिसका 2 mm² एरिया है, मतलब 2 × 10⁻⁴, और उसका चेंज इन टेम्परेचर इज 20. 0 to 20 मतलब डेल्टा टी इज 20. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है आपको 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस. यंग मॉडल्स भी दिया है आपको. एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. अब देखो बात ऐसी है, तुमको तो पता ही है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, या तो स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y
या फिर हाफ स्ट्रेन स्क्वायर वाई, स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y ही हाफ स्ट्रेन स्क्वायर y बनता है, या फिर हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं जो सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला हमको पता है, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, और हम चेक करेंगे क्या हम स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं क्या, नहीं। तो हम स्ट्रेन फाइंड कर सकते हैं क्या, यस, क्योंकि डेल्टा एल बाय एल ये था अल्फा डेल्टा टी, मतलब वो हो सकता है। मतलब मैं स्ट्रेस स्ट्रेस की जगह पे क्या लिखने वाला हूँ पता है, स्ट्रेस y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेन इनटू y। तो ये हाफ, ये y, ये स्ट्रेन, ये कहां से आया, ये स्ट्रेस से आया, और एक स्ट्रेन था कि नहीं, था ना, तो क्या बन गया, स्ट्रेन स्क्वायर बन गया। ओके, तो पहले तो ये बताओ मुझे, तो u इक्वल टू 1/2y, दिस इज डेल्टा एल बाय एल, लेकिन थर्मल स्ट्रेन था अल्फा डेल्टा टी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 1/2 y की वैल्यू 10⁻11 है, अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 × 10⁻⁻6, और साथ में डेल्टा टी कितना है, 20 है ना, 0 to 20 मतलब 20 - 0, इसका स्क्वायर, हाफ 10⁻11, ये 0 और ये 10⁻⁻6 मतलब -5, उसका स्क्वायर कितना, -10, 2 का स्क्वायर कितना 4, 12 का स्क्वायर कितना 144, डन, 1 का एंड 2 का, 144 का डबल 288, 288, ये 10⁻11 10⁻10, 10 बच गया 2880। हाँ वो तो ठीक है, पर मीटर क्यूब, पर मीटर नहीं, पर मीटर क्यूब, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी था, एनर्जी पर मिनट वॉल्यूम था, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, तो हमारे अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए, वो फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन चेंज इन लेंथ इज कनेक्टेड टू स्ट्रेन, इसका कनेक्टेड है स्ट्रेन के साथ, एंड वेरिंग लोड, लोड मतलब स्ट्रेस। तो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं चेंज इन लेंथ का मतलब डेल्टा एल का, और लोड का, डेल्टा एल बाय एल बन जाएगा स्ट्रेन, और लोड अपॉन एरिया बन जाएगा स्ट्रेस। मतलब बेसिकली चेंज इन लेंथ और लोड का ग्राफ मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। मतलब आपका काम और भी सिंपल कर दिया, 1.00 कर दिया, मतलब अगर स्लोप निकालना पड़ा तो सीधा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप भी दिया है, देखो कितना हेल्प कर रहे हैं आपकी, वो स्लोप भी दे दिया, 10⁻⁴/20। यंग्स मॉडुलस विल बी, क्या ही पूछा था, y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस होता है F/A, ये होता है डेल्टा L/L। सही है, बताओ क्या करोगे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या आता है, स्लोप आता है। हाँ स्लोप किसका आता है, अरे ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके भाई, अब एक बार देख लो किसका किसका ग्राफ है, चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल, और किसका है लोड मतलब डब्ल्यू, मतलब क्या, फोर्स, फोर्स, ठीक है। ये ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, सही है, गुड। हाँ मुझे को पता तुम कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो, क्यों, किसने बोला, हमारी मर्जी, आंसर नहीं है तो हम चेंज कर लेंगे, उन्होंने यूनिट्स नहीं दिए ना, दी उसी यहाँ पे कुछ लिखा है तो, अगर वो यूनिट्स देते तो समझ सकते थे, अभी दिए नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि चेंजिंग लेंथ का हमेशा वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है। हो सकता है कि ये करने से आंसर नहीं आए, हो सकता है, तो पहले सॉल्व तो करो, नहीं आया तो चेंज कर लेंगे एक्सिस, ओके। तो एक काम करना, चलो ठीक है,
तो मैंने ये बोला कि जरूरी नहीं है कि तुमको पहले ये बोला है तो इसको वाई एक्सिस पे रखो, नॉट एसेंशियल। आप इसको एक्स पे रख के देखो आंसर नहीं मैच हो तो लेके जाओ। तुम चलो ठीक है, फॉर योर सेटिस्फैक्शन ऐसा कर लेते हैं, अब देखेंगे ये गलत होगा तो चेंज कर लेंगे। तो व्हाट इज स्लोप? डेल्टा एन अपॉन, अरे वाई वाई एक्स ना, तो एक्स क्या है? एफ। ओके, बराबर। तो स्लोप की वैल्यू क्या दी है? 10⁻⁻⁴/20। ये आ गया डेल्टा एल बाई एफ। ठीक है, क्या पूछा था तुमको? यंग मॉडुलस। व्हाट इज यंग मॉडुलस? एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो सिर्फ मैं क्या करूंगा, ये जो एफ है ना इसको यहाँ लेके जाऊंगा, ठीक, क्योंकि मेरे पास डेल्टा एल बाई एफ का वैल्यू था इसके लिए। तो व्हाट इज वाई? लेंथ इज 1, दिख दिया है यहाँ पे 1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻⁶। गुड। और डेल्टा एल बाई कितना है? 10⁻⁻⁴। तो तुमने जो बोला इस केस में वो मैच हो गया। हो सकता है नहीं भी होता, लेकिन हो गया, कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा 10⁻⁴, और नीचे कितना था? 20 जाएगा ऊपर। तो 20 × 10⁻, ये -10 ऊपर जाके +10, मतलब 2 × 10⁻11। मतलब कौन सा वायर है? स्टील वायर है। हो गया, सही है, ऑप्शन है। लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उल्टा बोल देते, ऐसा बोलते द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन चेंजिंग लेंथ एंड वेरिंग लोड इज अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम समथिंग समथिंग ओरिजिन, स्लोप ऑफ द कर्व इज 20/10⁻⁴। क्या लगता है? एक्सिस को उल्टा करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, one last question for this chapter. Given the following values for an elastic material, हमारे पास एक इलास्टिक मटेरियल है, उसके यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी है 7×10⁻⁻, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल्क मॉडुलस की वैल्यू भी दी है, बल्क मतलब बीटा या फिर के, डिपेंड करता है बुक टू बुक, 11×10⁻⁻। पॉइसॉन्स रेशियो दिया, पॉइसॉन्स रेशियो पूछा है, व्हाट इज द पॉइसॉन्स रेशियो, मतलब तुमको गिवन में है, क्या गिवन में, क्या दिया हुआ है गिवन में? यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, और पूछा क्या है? पॉइसॉन्स रेशियो। सपोज बल्क मॉडुलस की जगह पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया होता, y इक्वल टू 2η 1 प्लस सिग्मा, लेकिन वैसा तो इधर है नहीं। इधर आपको क्या दिया है? बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस और पॉइसॉन्स रेशियो। तो बल्क मॉडुलस के इस यंग मॉडुलस बाई 3 आता है, 3 1 माइनस सिग्मा होता है। ये 1 माइनस सिग्मा के 2 सिग्मा, शायद 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा है। तो 1 माइनस 2 सिग्मा, वी विल नॉट डिराइव दिस, नॉट रिक्वायर्ड। तो y इक्वल टू 2η 1 प्लस सिग्मा, y इक्वल टू 2η 1 प्लस सिग्मा। वैसे ही y इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, y इक्वल टू 2η 1 प्लस सिग्मा, y इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। ठीक, तुमको क्या फाइंड करना है? पॉइसॉन्स रेशियो। तो एक काम करो, 1 माइनस 2 सिग्मा को वहां लेके जाओ, y बाई 3k कर दो, फिर टेक इट देयर, तो 2 sigma becomes positive. Take it here, 1 minus y by 3k. Done. Put values and solve. So 2 sigma equal to 1 minus y. What is y? 7 into 10 raised to 10 upon 3k. 3k. So the 3 into 11 into 10 raised to 10. Okay. So 2 sigma equal to 33. 33. अच्छा, ये तो पहले कैंसिल कर दो, इसको तो पहले यहाँ से कैंसिल करो। तो कितना आ गया? 33 माइनस 7 अपॉन 33, बराबर। और 33 माइनस 7, 26। ओके, 1 एंड 13 का, तो सिग्मा इक्वल टू 13 बाई 33। 13 2 is 26, 13 3 is 39। तो आंसर आएगा 2 और 3 के बीच में, है ना? बराबर ना? अरे सही तो बोल रहा हूँ, मैंने बोला 1 का और ये बोला 2.5 अप्रोक्सीमेटली।
What is 1 upon 2.5? 10 by 25 मतलब 2 by 5 मतलब 0.4 के आसपास, 0.4 के आसपास, ऑप्शन नंबर डी। तो जब मैंने बोला ना 2.5 के आसपास आएगा आंसर, तो मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा था। तो 10 by 25 मतलब 2 by 5 मतलब 4 by 10 मतलब 0.4, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। डन, एंड ऑफ दिस चैप्टर।